नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 उपन्यास साहित्य के अंतर्गत पिछली कुछ तासिकाओं से हम पाठ्यक्रम में समाविष्ट पहले उपन्यास जिसका शीर्षक है आपका बंटी का अध्ययन कर रहे हैं। आपका बंटी इस उपन्यास का अध्ययन करते हुए हमने पिछली अनेक तासिकाओं में ऐसी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है जिन घटनाओं का चित्रण लेखिका मन्नू भंडारी ने आपका बंटी इस उपन्यास में किया है। इन विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते समय निरंतर इस एक बात का उल्लेख हम कर रहे हैं कि उपन्यास का केंद्र बिंदु है बंटी, जो एक 9 वर्षीय बालक है। माता पिता के आपसी झगड़ों का परिणाम किस प्रकार से बंटी के बाल मन पर होता है, इसका उल्लेख भी हमने बार बार किया है तथा इससे संबंधित ऐसे विभिन्न प्रसंग जिनका चित्रण मन्नू भंडारी ने इस उपन्यास में किया है, वे सारे के सारे प्रसंग भी हमने देखे हैं। अब तक विभिन्न घटनाओं के माध्यम से जितनी कथा हमने पढ़ी है, उस कथा के माध्यम से कुछ उल्लेखनीय बिंदु उभर कर सामने आए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस उपन्यास में विभिन्न घटनाओं के विभिन्न प्रसंगों के चित्रण के माध्यम से बंटी की बाल मानसिकता का चित्रण लेखिका ने किया है। गत तासिका में जिस प्रसंग का उल्लेख हम कर रहे थे या जिस प्रसंग का अध्ययन हमने किया था, उस प्रसंग में हमने देखा था कि पापा से मिलकर लौटने के पश्चात बंटी का मन पुनः प्रश्नों के घेरे में ही घिरा हुआ दिखाई देता है। अब बंटी के सामने प्रश्न कौन से हैं कि उसके कहने के बाद भी पापा घर पर नहीं रुके और पापा के पास से लौटने के पश्चात पता नहीं मम्मी के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन बंटी को दिखाई दे रहा है। उसे उम्मीद है कि माँ उससे आज सारे दिन उसने क्या क्या किया, पापा के साथ कहाँ घूमा, क्या खाया आदि विषय में चर्चा करे, लेकिन माँ है कि उसे बात तक नहीं कर रही है। एक और वह मम्मी और पापा के बीच दोस्ती करवाने की बात सोच रहा है, तो दूसरी ही ओर ऐसे सारे प्रसंग जो बंटी के मन में थे कि शायद उनसे माँ और पिता के बीच में दोस्ती हो सके, सुलझने की अपेक्षा और अधिक उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझते हुए एक 9 वर्षीय बालक की दशा का चित्रण इस उपन्यास में देखा जा सकता है। अपने इन्हीं प्रश्नों के साथ एक दिन खत्म होता है, तो जैसे ही सुबह की किरणें सूरज के साथ दूसरा दिन लेकर आती है, वैसे ही बंटी के सामने भी नए प्रश्नों का अंबार लग जाता है। पुनः एक नया दिन और नए प्रश्न बंटी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। बंटी सोकर उठा तो मन में कल की बात के साथ कल का क्यों भी आकर खड़ा हो गया। माँ की नाराजगी का कारण वह जानना चाहता है, इसीलिए नींद में से उठते ही उसने मन ही मन सोचा कि अब वह मम्मी के पास जाकर कल की नाराजगी का कारण पूछेगा ज़रूर। वह सोचने लगा कि शायद मम्मी अभी भी उससे बात नहीं करेगी। एक प्रश्न के बाद पुनः दूसरा प्रश्न उसके मन में आ गया कि यदि मम्मी नहीं बोलेगी तो वह कैसे रहेगा। अब तो उसके इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं, उसे कौन पढ़ाएगा।
और इन सारे प्रश्नों के बीच बंटी को जैसे रोना आ गया। फिर मन ही निश्चय किया कि जाकर देखता हूँ कि मम्मी मुझसे बात कैसे नहीं करेगी। कमरे में एक नज़र दौड़ाई तो पापा की दी हुई चीज़ें पड़ी थीं। एक बार इच्छा हुई कि इन चीज़ों को उठाकर देख ले, फिर मन में यह बात आ गई कि नहीं नहीं, कहीं मम्मी और नाराज़ न हो जाए। अब माँ को मनाने की इच्छा लिए बंटी माँ के पास चला जाता है। एक नया प्रसंग है। मम्मी अखबार पढ़ रही है। बंटी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया है और मन में जो ढेर सारे प्रश्न हैं पूरी हिम्मत के साथ, साहस के साथ माँ से पूछना चाहता है। जिसमें पहला प्रश्न अपनी माँ से वह पूछता है कि मम्मी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो या मुझसे गुस्सा हो? यदि आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांट क्यों नहीं लेती? लेकिन बंटी के इस प्रश्न पर मम्मी बहुत ही स्नेह के साथ उत्तर देती है कि किसने कहा मैं तुझसे नाराज़ हूँ। और माँ की आंखों में बंटी को वह प्यार दिखाई दिया जिस प्यार को हमेशा वह अपने लिए माँ की आंखों में देखा करता था। बंटी के मन में जो घबराहट थी, जो डर था, कहीं ना कहीं माँ की आवाज़ सुनने के बाद धीरे धीरे वह डर भी अब गायब होने लगा। तभी मम्मी ने उससे नाश्ता करने की बात कही और हीरालाल को बुलाकर कहा कि कॉलेज जाकर कह देना कि आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे। बंटी ने पूछा कि मम्मी कहाँ जाना है? फिर भी मम्मी ने बंटी के प्रश्न का कोई विशेष उत्तर नहीं दिया। तब उसके मन में पुनः कल की बात आ गई कि पापा ने मम्मी को सुबह 10 बजे कहीं आने के लिए कहा है, तो हो सकता है मम्मी ज़रूर पापा से ही मिलने जा रही है। अब बंटी मम्मी के साथ जाने की ज़िद करने लगा, किंतु मम्मी उसकी बात को सुने बिना, उसकी ज़िद को सुने बिना वहाँ से चल पड़ी। एक बार भी मम्मी ने बंटी को मुड़कर नहीं देखा और ना ही बंटी ने मम्मी के साथ जाने की ज़िद की। हालांकि उसके मन में बराबर उम्मीद थी कि जाते जाते ही क्यों न हो मम्मी उसे ज़रूर बुलाएगी, कुछ तो कहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मम्मी चली गई। दूर होती घोड़े के घुंघरुओं की आवाज़ से ही बंटी ने इस बात का अनुमान लगाया कि अब मम्मी का तांगा भी चल पड़ा है। अब बंटी फूफी के पास जाकर वही प्रश्न पूछने लगा जिन प्रश्नों का उत्तर उसे मम्मी से नहीं मिला था। लेकिन फूफी से भी कोई संतोषजनक उत्तर बंटी को नहीं मिला। इसीलिए अब मन में गुस्सा उमड़ने लगा। सब कुछ जान लेने की इच्छा और कुछ भी न जान पाने की विवशता से अब बंटी को रोना आ गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं भी पापा के द्वारा भेजे गए खिलौनों से खेलूँगा, भले ही मम्मी नाराज़ क्यों न हो। क्योंकि जिस किसी से भी वह प्रश्न करता है वे सारे के सारे लोग उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उसकी बात को टाल देते हैं। कई बार उसने मम्मी से सब कुछ जान लेने की इच्छा जाहिर की, कई बार पापा से प्रश्न पूछने की इच्छा उसके मन में हुई, कई बार फूफी से प्रश्न पूछे भी, किंतु न तो मम्मी से कोई उत्तर मिला, न पापा से और न ही फूफी से। बंटी मन ही मन इन सारी बातों को सोच रहा था कि तभी वहाँ पर फूफी का प्रवेश हुआ। फूफी ने आकर केवल इतना कहा कि चलकर नाश्ता कर लो, और फूफी का चेहरा देखकर बंटी ने इस बात का अनुभव किया
कि फूफी भी रोकर आई है। माँ भी रो रही है, फूफी भी रो रही है। पता नहीं कोई तो बात है जो बंटी के समझ से परे है। वो मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा है, सब रो, खूब रो, पर उसे कुछ मत कहो, क्योंकि वह होता ही कौन है किसी का। और मन ही मन पुनः ढेर सारे प्रश्न और दुख की भावना लिए बंटी निराश हो जाता है। इस पूरे उपन्यास में शकुन और अजय के आपसी संबंधों के बीच बंटी एक अवांछनीय तत्व बनकर उभरता है। अवांछनीय अर्थात अनावश्यक, क्योंकि अजय और शकुन दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी आपसी कड़वाहट को, अपनी तनाव भरी जिंदगी को, उस तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए वे एक दूसरे से दूर होने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इन सबके बीच, इस आपसी मतभेद में सबसे अधिक पीसता बंटी ही है। बंटी के विषय में न तो अजय ने कोई विशेष बात सोची है और ना ही शकुन ने। ये दोनों केवल अपने तनाव को दूर करने के लिए, अपने संबंध के बीच की पीड़ा को दूर करने के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बंटी है कि मन ही मन एक परिवार के रूप में माँ और पिता के साथ रहने के सपने संजोता है और इस सपने को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। फूफी ने नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन बंटी ने नाश्ता नहीं किया, बल्कि अधिक क्रोधित होकर उस नाश्ते को ही जमीन पर फेंक दिया। एक अगला प्रसंग है। कमरे के एक कोने में मम्मी खड़ी है, दूसरी ओर फूफी और बंटी। कमरे के बीच में दलिया फैला पड़ा है, जो अभी अभी बंटी ने गुस्से से फेंक दिया था। अब मम्मी उससे कुछ पूछ रही है, लेकिन बंटी इस बात को जानता है कि उसने जो काम किया है उसके लिए मम्मी उसे बहुत डांटेगी या गुस्सा भी करेगी। किंतु फिर भी बंटी न तो मम्मी की ओर देख रहा है और न ही मम्मी के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे रहा है। जमीन में आंखें गड़ाए ही उसने महसूस किया कि मम्मी जैसे उसके करीब आ रही है। मम्मी ने करीब आकर बड़े ही स्नेह के साथ बंटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सुन नहीं रहा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। और मम्मी द्वारा दिखाए गए इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए बंटी बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि माँ उसे डांट या फटकार लगाए, या हो सकता है उसे चाटा भी जड़ दे, क्योंकि हमेशा माँ की या किसी और की डांट फटकार से बचाने वाली फूफी ने ही आज माँ से उसकी शिकायत कर दी थी। लेकिन जैसे ही माँ ने स्नेह के साथ, प्रेम के साथ बंटी को अपने पास लेकर बात की, बंटी के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुनः माँ से यह जानने की कोशिश की कि वह कहाँ गई थी और क्या हुआ, लेकिन फिर उसके प्रश्न का कोई भी उत्तर माँ ने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने पास खींचती हुई, बड़े ही स्नेह और प्रेम के साथ समझाती हुई, उस अप्रत्याशित स्नेह के साथ बंटी से बातचीत करने लगी, जिसका अनुमान बंटी को नहीं था। लेकिन बंटी है कि बराबर माँ के चेहरे को देखकर, उन सभी भावों को समझकर कि ऐसी ज़रूर कोई तो बात है जिससे माँ दुखी है, किंतु फिर भी कोई उत्तर न पाने के बाद भी वह बराबर माँ के पास रहकर सब कुछ जान लेने की इच्छा रखता है।
और इसी उद्देश्य से दोपहर तथा शाम को भी माँ से वह कोई ना कोई बात ज़रूर करता है, ताकि बातों ही बातों में वह अपने माँ के दुख के कारण का पता लगा सके। लेकिन जब कोई कारण उसे पता नहीं चल पाता, तब वह रात में मम्मी से पुनः इस विषय में पूछने का प्रयास करता है। लेकिन माँ अचानक ही रो पड़ती है और कहती है कि आज से तू केवल मेरा बेटा है, भूल जा कि तेरे कोई पापा है, और कहकर रो पड़ती है। बंटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, मम्मी को कैसे चुप कराए। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो बंटी भी मम्मी के गले से लिपटकर रो पड़ा। माँ के द्वारा ये कहा जाना कि आज से केवल तू मेरा ही बेटा है, भूल जा कि तेरे कोई पापा थे, इस बात से बंटी अधिक दुखी तो हुआ, लेकिन अपने दुख से भी अधिक अपने माँ के दुख को समझने की कोशिश करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। मम्मी का रोना बंटी को एकाएक बड़ा बना गया, बड़ा और समझदार भी। अब उसने इस बात को बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लिया कि मम्मी की पापा से लड़ाई हो गई है, बिल्कुल पक्की वाली, दोस्ती तो अब हो ही नहीं सकती। मम्मी ने खुद उसे बताया है, बिल्कुल इस प्रकार जैसे बड़ों को बताया जाता है। साथ ही यह भी कि अब मम्मी के लिए जो भी है केवल बंटी ही है, और मम्मी के एकमात्र सहारे बंटी के ऊपर अब जैसे हजार हजार जिम्मेदारियां आ गई। मम्मी को प्रसन्न रखने की, हर काम में अपनी माँ की मदद करने की, कोई भी ऐसा काम न करने की जिससे मम्मी दुखी और परेशान हो। अब बंटी वह सब करेगा और करता भी है कि अपनी माँ को खुश रख सके, पर न चाहते हुए भी उसे पापा की याद भी ज़रूर आ ही जाती है। लेकिन अब वह पापा के द्वारा भेजे गए खिलौनों से खेलता भी नहीं है, कभी उनकी बात भी नहीं करता है, क्योंकि हमेशा इस बात का डर बंटी को रहता है कि यदि उसने पापा की बात की और मम्मी को बुरा लगा तो। यहाँ तक कि रैक पर रखी हुई पापा की एकमात्र तस्वीर को भी उसने चुपचाप उठाकर खिलौनों की अलमारी में बंद कर दिया है, क्योंकि मम्मी से लड़ाई करने वाले पापा की यही सज़ा उसकी नज़र में है। उसे लगा जैसे मम्मी की ओर से उसने पापा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। मम्मी ने बंटी की इन सारी बातों को देखा और एकटक वह बंटी की ओर देखने लगी, लेकिन बंटी अपनी नज़रें नीचे झुकाए ही खड़ा रहा, पता नहीं कहीं मम्मी नाराज़ न हो जाए। माँ भी उसे ढेर सारा प्यार कर रही है। बंटी है कि न तो ज़िद करता है और न ही कोई प्रश्न पूछता है, खाना भी समय पर खाता है, पढ़ाई भी समय पर करता है, क्योंकि मन ही मन अब उसने इस बात को ठान लिया है कि वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे माँ को दुख पहुँचे। लेकिन मन ही मन एक बात वह सोच रहा है कि एक बार उसकी और टीटू की भी लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई के बाद शन्नो ने आकर बंटी से कहा था कि टीटू की सारी चीज़ें वापस कर दो, क्योंकि अब उसने तुमसे पक्की वाली कुट्टी कर ली है। और बंटी ने भी टीटू की चीज़ें लौटाई थी और अपनी चीज़ें टीटू के पास से ले आया था। तो अब मम्मी और पापा के बीच भी पक्की वाली कुट्टी हो गई है, लेकिन क्या वह भी किसी की चीज़ है? यदि है तो किसकी, मम्मी की या पापा की? नहीं, वह तो मम्मी का है, क्योंकि हमेशा वह मम्मी के पास ही रहता आया है।
पापा उससे प्यार करते हैं, वह भी पापा से प्यार करता है, पापा उसे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अब वह क्या करे, माँ के सामने वह पापा की बात भी नहीं कर सकता। ऐसे ढेर सारे प्रश्न बंटी के मन में उभरते हुए दिखाई देते हैं। भले ही बंटी ने मम्मी की ओर से पापा से कुट्टी कर ली है, उनकी तस्वीर को अलमारी में छिपा कर रख दिया है, उनके द्वारा भेजे गए खिलौनों से भी अब वह नहीं खेलता है, लेकिन फिर भी मन में एक परिवार के रूप में अपने माता और पिता के साथ रहने की इच्छा बंटी के मन में अब भी है। इस उपन्यास के मध्य में और भी ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहाँ पर हम बंटी की बाल मानसिकता को देख सकते हैं, जिनका अध्ययन प्रसंग दर प्रसंग हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।